नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। वंदे मातरम के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है और ये गीत राजनीति की चपेट में आ गया है। योगी ने बताया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर समझौता किया है, जबकि इसका इतिहास देश के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम की शताब्दी मानते समय भी देश में ब्रिटिश हुकूमत थी और तब की कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया था और आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मविश्वास के साथ एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। योगी ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित इस गीत का सपना आज के भारत में साकार हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत के संकल्प के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस विषय पर संसद में चर्चा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वहीं यूपी के संभल बहजोई में दिन दहाड़े एक दंपत्ति की मोटरसाइकिल की डिक्की से 1.6 लाख रुपए चोरी हो गए। ये घटना काठ बाजार में उस समय हुई जब दंपति राशन का सामान खरीद रहे थे। खेतापुर निवासी जगदीश और उनकी पत्नी ने बताया कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे। उनके साढ़ू जो है उन्होंने 60,000 रुपए उनको दिए थे और कुल 1.60 लाख रुपए उन्हें बैजोई में एक प्लॉट खरीदने के लिए निकाले थे। दंपत्ति ने ये पूरी रकम अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखा हुआ था। बैजोई के बाजार में जब वो एक दुकान पर खरीदारी के लिए पहुंचे तभी अज्ञात चोरों ने बाइक की डिक्की का ताला तोड़कर नकदी चुरा लिया और मौके से फरार हो गए। जब दंपति ने वापस आकर देखा तो डिक्की का ताला टूटा हुआ था और पैसे गायब थे, जिसके बाद से पुलिस को तुरंत ही सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे दुकानों में सीसीटीवी कैमरों की जांच की और उसके बाद से जांच और तेज कर दी गई है। तो वहीं पीड़ित ने पुलिस को जल्द से जल्द पैसे बरामद करके और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। पैसे निकाल लिए हमारे। काय में रखे थे? मोटरसाइकिल। यहाँ कहाँ पर आए थे आप? यहाँ दुकान पर सौदा लेने आए परचून। कौन सी जगह? यहाँ इनका अशोक प्लॉट वाला हो गया। कांठ बाजार में? हाँ। कितने पैसे थे? 1,60,000 रुपये। कैरियर दे दिया आपने? अभी नहीं दिए सर। तो बैंक से आ रहे हैं आप गाँव से? बैंक से आए थे पैसे लेके आए के लिए। बैंक से पैसे निकाल के लेके आए? हाँ 60,000। हाँ जी। सब बैंक से निकाले? सब बैंक से निकाली ना, कुछ पैसे हमारे रिश्तेदार में दिए वहाँ पे। क्या यहाँ सामान लेने आए सब बैंकों पर? ना यहाँ तो थोड़ा सामान लेने आए थे, पैसे रखे थे घर के लिए जा रहा, थोड़ा सामान लेना, दुकान चलाते ना हम। पैसे काय के लिए ले आ रहे? पैसे काम के लिए ले जा रहे थे। सौदा ले रहे पड़ते हैं उनको। तो काय में रखे थे वो पैसे? जामुन टिक्की में। तो फिर पता कैसे चला तुम्हें? मैं सौदा लेकर यहाँ से मूंगफली लाई मैंने, तो सौदा लेकर गई तो इतने तो डिग्गी को ताल टूट गया और लेकर सब आया। युवा प्रगतिशील मंच मिर्जापुर के द्वारा अरावली बचाओ आंदोलन के तहत जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ये मांग की गई कि अरावली की पहाड़ियां देश की धरोहर है और साथ ही सरकार के द्वारा जो 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियों का अध्यादेश पास किया गया है उसे वापस लिया जाए और अरावली क्षेत्र को इकोसिस्टम का क्षेत्र घोषित किया जाए और अडानी जैसे लोगों को आसार ना दिया जाए। साथ ही खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए। यदि उसकी मांग नहीं मानी गई तो पूरे देश में पर्यावरण की चिंता करने वाले लोगों को इकट्ठा कर क्रमबद्ध आंदोलन भी किया जाएगा। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत को संरक्षण करने की मांग को लेकर मिर्जापुर प्रगतिशील युवा मंच के संस्थापक और जिला अध्यक्ष एडवोकेट आयुष सिंह ने कलेक्ट्रेट में पर्यावरण प्रेमियों ने साथ में प्रदर्शन किया और कहा कि अध्यादेश पारित करना पर्वत को संरक्षित करना है और ऐसे में आंदोलन भी किया गया। जिलाधिकारी को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज हम लोग प्रगतिशील युवा मंच के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो लोग भी पर्यावरण को बचाने में यकीन रखते हैं, ये उन लोगों का जमावड़ा है। इस देश के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला देश की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई को आधार बनाया जाना चाहिए और उस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। उनका निर्णय आया यह कि सरकार 100 मीटर से जो कम की पहाड़ियां हैं उसको पहाड़ी नहीं मानेगी। इसके बाद 90% क्षेत्र जो अरावली की वन श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं उस पर खतरा आ गया है और खनन क्षेत्र में अडानी अंबानी जैसे लोगों को घुसाने की एक कवायद है। तो पूरे देश के अंदर के पर्यावरण जो
दिलों में चिंता है और हमारी सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले में जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है उसको क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित किया जाए, वहाँ पे अवैध खनन बंद किया जाए और सरकार जो ये नई परिभाषा पर्यावरण मंत्रालय गढ़ रहा है कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं माना जाएगा, इसको सरकार वापस ले, पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और जरूरत पड़े तो वह इस देश के अंदर अध्यादेश संसद में लाए, क्योंकि अगर अरावली नहीं बची तो इस देश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात तक सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण होगा, भूगर्भ जल स्तर नीचे जाएगा और मानव जीवन का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, वन्य जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। इसलिए यह पूरी मुहिम पर्यावरण को बचाने की मुहिम है। आज मिर्जापुर में हम जन आंदोलन की प्रथम शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस पर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन। यूपी के कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को मिटाने वाले नहीं है, मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी गरीब विरोधी सरकार है। फिर कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाकर अपने नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने का काम किया है। इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे देश की आजादी के नायकों को पसंद नहीं करते हैं। पूर्व विधायक भगवती प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के मनरेगा रोजगार का जो नाम बदला जा रहा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इस कानून से देश के करोड़ों मजदूर, किसानों, श्रमिकों और गरीबों के हित पर हमला किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और गोरखपुर जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के छात्रों के द्वारा किसान दिवस पर बीसीए के छात्र अश्विनी उपाध्याय ने किसानों के लिए तकनीकी सुरक्षा कवच तैयार किया है। उन्होंने फसलों को जंगली और आवारा जानवरों से बचाने के लिए एक अत्याधुनिक AI एनिमल कैमरा विकसित किया है, जो कि खेतों में प्रवेश करते ही जानवरों की पहचान कर तेज अलार्म और हाई ब्राइटनेस लाल सफेद रोशनी जलाएगा, जिससे कि जानवर डरकर खेत से दूर हो जाएंगे। और ये स्मार्ट कैमरा गतिविधियों का पता चलते ही किसानों के मोबाइल पर कॉल अलर्ट भेजता है और 30 से 50 फीट की दूरी तक जानवरों को पहचान करने में सक्षम यह उपकरण 10 से अधिक जंगली जानवरों की आवाज निकालकर फसलों की सुरक्षा करता है। इसके साथ ही यहाँ पर सेंसर भी लगा है, AI कैमरा भी है, सोलर प्लांट और बैटरी और अलार्म से लैस ये सिस्टम एक बार चार्ज होने पर 5 दिनों तक लगातार काम करता है। परियोजना को तैयार करने में 20 दिन का समय और करीब 35,000 रुपए का खर्च आया है। संस्था के निर्देशकों ने इसे किसान के लिए बेहतर उपयोगी बताते हुए कहा है कि ये तकनीक बिना किसी जानवरों को नुकसान पहुंचाए फसलों की रक्षा करेगा। और मैं ITM गीडा गोरखपुर का BCA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमने हमारे किसानों के लिए एक AI एनिमल कैमरा का निर्माण किया है, जिस कैमरे की मदद से हम अपने खेतों में लगे फसलों को जानवरों से सुरक्षित कर सकते हैं बिना किसी को हानि पहुंचाए। हमने इस कैमरे में हाई ब्राइटनेस रेड और वाइट लाइट यूज़ किया है। रेड लाइट जो कि जानवरों को केंद्रित करता है। इस AI एनिमल कैमरे की मदद से हम किसी भी जानवर के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर 30 से 50 फुट के दायरे में जितने भी जानवर आएंगे, ये उनको डिटेक्ट करके अलार्म बजाएगा, जिससे कि किसानों को पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे खेत में कोई मोशन हुआ है। और इसमें हम इतना ही नहीं, इसमें हम 10 से भी अधिक जानवरों का आवाज़ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई छोटा अगर जानवर आता है तो उसे हाथी और या शेर का आवाज़ निकाल के उसे डराया भी जा सकता है, जिससे कि बिना किसी भी जानवर को हानि पहुंचाए हुए हम लोग अपनी फसल की सुरक्षा भी कर सकते हैं। इसे बनाने में हमें 15 से 20 दिनों का समय लगा है और लगभग 30 से 35,000 रुपये की लागत लगी है। हमारे संस्थान के छात्रों ने एक किसानों के लिए बहुत ही हितकर कैमरा बनाया है, जो उनके फसलों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करता है। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। ये AI आधारित कैमरा जब किसी जानवर को देखता है तो रेड लाइट निकालता है, जिससे जानवर जो खेत की तरफ आ रहा होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। और इसमें 10 से ज़्यादा जंगली जानवरों की आवाज़ भी निकालने में सक्षम है ये कैमरा।
जिससे जानवर वहां डर के भाग सकता है या उसका ध्यान वहां से डिस्टर्ब करने के बाद अपने खेत से दूर जाने में उसको मदद कर सकता है। दूसरा, इसकी जो इमेज है, जो जानवर उस खेत की तरफ बढ़ रहा है उसकी सूचना वो संबंधित किसान को भी दे देता है ये कैमरा, जिससे किसान समय रहते अपने फसलों की सुरक्षा करने के लिए कारगर कदम उठा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद मिर्जापुर के बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार के आक्रोश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका गया और इसके साथ ही जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर सरकार से ये मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जल्द से जल्द कठोर कदम उठाए जाए, जिससे हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। बताते चले कि बांग्लादेश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और साथ ही वहां पर हिंदू समुदाय से संबंधित सभी व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो चाहे किसी भी व्यवसाय या फिर कार्य क्षेत्र में लगे हुए हों। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मान बिंदुओं को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदू को सरेआम पुलिस के सामने उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या हो रही है और हमारे मठ मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था उस समय यह तय हुआ था कि जो अपने अल्पसंख्यक हैं उनको जो है पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, भारत सरकार पालन कर रही है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन उनकी हत्याएं हो रही हैं। जिस तरह से 2-3 दिन पहले हमारे एक हिंदू भाई को वहां पर सरेआम पीटा गया, प्रशासन के सामने मारा गया और प्रशासन के सामने मार करके जिंदा जला दिया गया। आज उसी विषय को लेकर के हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है और अभी हम लोग बांग्लादेश का पुतला दहन करेंगे और राष्ट्रवाद का पुतला दहन करेंगे। आज इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार से क्या मांगे रखते हैं? सरकार से मांग की जा रही है कि त्वरित वहां पर कार्रवाई हो और हमारे हिंदुओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए वहां के सरकार के ऊपर दबाव बनाए और अन्यथा जितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सके उतनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, इस तरह की मांग हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर मांग कर रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर के शहजादपुर गांधी चौक पर केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम और स्वरूप में किए जा रहे बदलाव के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार महात्मा गांधी के नाम, उनके आदर्शों और गरीब मजदूरों के अधिकारों पर लगातार प्रहार कर रही है। मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना के नाम और स्वरूप से छेड़छाड़ कर सरकार गरीबों के रोजगार के अधिकार को कमजोर करना चाहती है। जिला कांग्रेस पार्टी सभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, जिसको लेकर आज गांधी चौक शहजादपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस तरीके से बीजेपी की सरकार, योगी और मोदी की सरकार महात्मा गांधी जी के मनरेगा को नाम हटा के राम जी राम करना चाहते हैं। इससे पूरी दुनिया के देशों में 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। जिस तरीके से वो गांधी जी को अपमानित करना चाहते हैं, इससे पूरा देश जान गया है। यूपीए गवर्नमेंट ने 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना लेके आई थी कि जिससे नौजवान, बेरोजगार मजदूर पलायन न करें। इसलिए कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसमें 100% पेमेंट केंद्र सरकार देती थी, उसको खत्म करके 40-60% पे कर दिए हैं और जहां हम 100 दिन का रोजगार देते थे उसको 60 दिन का। यूपी के संभल में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर स्कूली बच्चों का 2 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। बता दें कि यह अवकाश कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए घोषित किया गया है और ये शीत अवकाश 23 और 24 दिसंबर का घोषित किया गया है। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र ने परिषदीय राजकीय मान्यता प्राप्त CBSE और ICSE और मदरसा बोर्ड के सभी विद्यालयों के अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
तो वहीं कुशीनगर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानकर भी मौत का तमाशा देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की जान चली गई। महिला को ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल में रेफर किया गया, जिस दौरान इलाज के लिए जाते समय रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। तो वहीं चिकित्सकों पर गलत ढंग से ऑपरेशन करने का आरोप लगा है, जिसके चलते मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। तो वहीं मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को फिलहाल सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। हिंद हॉस्पिटल में आए तो एक मृतक मरीज मिली है स्ट्रेचर पे, और यहाँ पे कोई चिकित्सक नहीं मिले हैं। हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन है? हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई में इनका हॉस्पिटल को सील करते हुए FIR कराया जाएगा। विभाग की जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं विभाग की भी। तो विभाग में इस समय ऑर्डर हो चुके हैं कि जितने अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं उनको जाँच करके MYC के द्वारा और जिले के स्तर किसी भी अधिकारी के द्वारा जांच करा के उनकी सीलिंग कराई जा रही है। लगातार मौतें हो रही हैं जिले में। हाँ, लगातार मौतें हो रही, उसी को देखते हुए सारे जितने अवैध रूप से अस्पतालें हैं उनको सील कराया जा रहा है, और सील कराते हुए FIR भी कराया जा रहा है। अभी मैंने हाटा में भी कराया है FIR सील करके, और अभी यही सिधुआ में भी एक कुशवाहा हेल्थ केयर है, सील करके तीसरे नंबर पर मैं आया। यूपी के अमेठी में वाराणसी राजमार्ग पर भीषण घटना सामने आई है, जहां पर घने कोहरे के चलते ट्रक डिवाइडर से टकरा गई और इसके पीछे से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। बता दें कि इस घटना में कुल 4 ट्रक, एक बस और एक कार आपस में टकरा गई है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 14 की स्थिति सामान्य है, जबकि 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 2 बजे के आसपास ये बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी मिलते स्थानीय कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ से बनारस जाने वाले हाईवे पे एक ट्रक घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे चढ़ गई, जिसके पीछे से आते हुए 3 ट्रक बारी बारी से टकराते चले गए। इसके पीछे एक जनरल बस टकराई, इसके पीछे एक और कार आकर टकराई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। कुल इसमें 18 लोग घायल हुए। इनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां पे डॉक्टरों के द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 2 इसमें गंभीर घायल है, बाकी 14 लोग सामान्य चोटें हैं। इसमें से कुछ लोगों का इलाज सुल्तानपुर हॉस्पिटल में चल रहा है, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना में हॉस्पिटलाइज कराए गए हैं। मृतकों का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी परिजनों को इनकी सूचना दी जा रही है और एक्सीडेंट के बारे में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाईवे को सुचारू रूप से चालू करा दिया गया। घने कोहरे के चलते अमेठी जनपद में एक बड़ा दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई है। आपको बता दें, अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना क्षेत्र की कोतवाली क्षेत्र के ये नेशनल हाईवे का मामला है, जहां पर एक ट्रक डिवाइडर से टकराती है, जिसके बाद धुंध के कारण उस ट्रक से लगातार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नहीं 4 ट्रक को एक आपस में भिड़ते चले जाते हैं। उसके साथ साथ एक जनरत बस जो सवारियों से भरी हुई थी, उसके साथ एक कार चालक भी उसकी भिड़ंत भी हो जाती है। यहाँ बताया जा रहा है मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है और अन्य काफी सारे लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। मौके पर ही SP सहित जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो अमेठी के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, गहन जांच कर रहे हैं और मोर्चे को संभाला हुआ है कि किस तरह से ये बड़ी दुर्घटना जो है सामने आई है अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना से। अभी तक जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है, वहां पर बताया गया है कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और जो और आला अधिकारी हैं वो लगे हुए जांच में और जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। इस तरह आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो भीषण हादसा हुआ है वो कितना ही दर्दनाक रहा होगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 ट्रक आपस में भिड़ंत हो गई है और ये जनरत बस है जिसकी टक्कर हो गई है और ये 4 पहिया वाहन जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरों में आप दिखाएं, ये वही 4 पहिया वाहन है जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं और इस तरह से जो बड़ी दुर्घटना निकल के आ रही है अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना क्षेत्र से। अब देखना यह है कि आला अधिकारी जुटे हैं जांच में कि कारण क्या था, कारण
जो है घने कोहरे के कारण ये बड़ी सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये दूसरा बड़ी दुर्घटना है। इसके पहले यमुना एक्सप्रेसवे पे एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद यह अमेठी जनपद में इतना बड़े जो है सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। शिवम कौशल के साथ डेली 24 भारत, अमेठी। घने कोहरे के चलते पीलीभीत की नगर पालिका परिषद पूरनपुर के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने पूरनपुर के विधायक के साथ लखनऊ स्थित कार्यालय में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरनपुर नगर की विभिन्न जन समस्याओं और नागरिक हित से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री से विस्तार पूर्वक चर्चा की और संबंधित मांगों को एक पत्र भी सौंपा। पत्र में नगर प्रकाश व्यवस्था, नई नाली निर्माण और सड़कों के विकास और नया निर्माण और साथ ही सौंदर्यीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों से बातचीत की और ऐसे में ये जो सीएम ने इसको सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। पीलीभीत के अध्यक्ष ने सीएम योगी से मुलाकात की है। तो वहीं यूपी के बिजनौर में कार और डंपर की टक्कर में 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस की लापरवाही अब सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से असली डंपर बदलने और सही जानकारी न देने के आरोप में एसपी अभिषेक झा ने थाना प्रभारी सत्येंद्र और सिपाही अमित को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि हादसे के बाद से ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपर को छिपाकर उसकी जगह दूसरा डंपर थाने पहुंचाया गया था। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद से मामले की जांच हुई, जिसमें ईंट के भट्टे से असली डंपर बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर 3 दिनों से पुलिस हिरासत में बैठे फायरिंग के आरोपी नीमगांव थाने से फरार बताए जा रहे हैं, जिसके बाद से पूरे मामले में पुलिस की अब कड़ी सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि यहां पर फायरिंग का आरोपी सरकारी अध्यापक पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस कस्टडी से आरोपी के भागने के बाद से पुलिस में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा ने 4 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल लगा दी है। पीलीभीत में ठंड की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि ठंडी हवाओं के साथ शीतलहर लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं पीलीभीत में घने कोहरे के चलते 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार जो है वो थम गई है। सुबह होते ही पीलीभीत कोहरे की चादर में ढका हुआ मिला है। विजिबिलिटी बेहद ही कम हुई, जिसके चलते सभी वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे थे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही कोहरे का असर रेल और बस सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ती ठंड के चलते अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।